Good afternoon, everyone. Today we are going to solve Science and Technology Paper 1, Class 10th, महाराष्ट्र बोर्ड। इस ये जो आपका पेपर है इसको हम जो है आज सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये सबसे लेटेस्ट पेपर है बोर्ड का, दैट इज़ जुलाई 2025। ठीक है, पिछले साल का ही पेपर है और आप लोगों को जैसे पता होगा कि आपका जो साइंस 1 का पेपर है ये आपको आएगा 40 मार्क्स का और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी है। आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, द और जो राइट साइड के नंबर है वो आपके फुल मार्क्स इंडिकेट करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से एमसीक्यू के अंदर जो है द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी ओनली इवैल्यूएटेड, सिर्फ आप जो पहली बार लिखेंगे उसी को ही सही मतलब उसी को ही चेक किया जाएगा। इसी तरीके से जहाँ पर भी अगर डायग्राम जो है वो नेसेसरी हो, ज़रूरी हो, वहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और साथ ही साथ हर नया क्वेश्चन जो है वो आपको न्यू पेज से जो है वो स्टार्ट करना है। तो अब हमने देख लिया है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1A, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, है ना। तो यहाँ पे सवाल आपको बोला जा रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो वैलेंसी होती है लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इनकी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी जगह जो है वो होगी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, दैट इज ग्रुप 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन इंक्रीज, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है या निगेटिव चार्ज जो है डिक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना या निगेटिव चार्ज का कम होना, ये क्या कहलाता है। तो हमने जो है थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि अगर सपोज करिए जैसे Na है, तो अभी Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन Na ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और अगर पॉजिटिव बन गया, है ना, या फिर Al2+ है, वो अगर Al3+ बन जाता है, तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो इसी चीज़ को ही हम यहाँ पर कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड MCQ इज़ डैश डैश डिवाइस इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा जो है डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट, light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called dash dash the this is called the dash dash of light। यानी जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपना डायरेक्शन जो चेंज करती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। लास्ट MCQ, हाइट ऑफ द हाई अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने यहाँ पे 3 तरह के ऑर्बिट्स पढ़े हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन है 35,000 किलोमीटर, 35,780 किलोमीटर के अबव अगर कोई यहाँ पर एयरक्राफ्ट या प्लेन अगर उड़ रहा है तो वो यानी कौन से ऑर्बिट में है, वो हाई अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी हमको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइंड द ऑड वन आउट। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है फ्यूज़ वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लव्स और जनरेटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरेटर जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बाकी 3 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका जनरेटर। इसके बाद है कंप्लीट द कोरिलेशन। अगर यहाँ पर आपको रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो 7 नैनोमीटर होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वॉयलेट जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 400 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद है मैच द पेयर। फार साइटनेस, इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। यानी फार साइटनेस में आप जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं देख सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2,8,3। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ, यानी मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम है अर्थ से। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर जितने क्वेश्चंस थे 5 एमसीक्यूज और 5 जो आपके सब क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके क्या है, कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गिव साइंटिफिक रीजंस, है ना, एनी टू। पहला आपको बोला गया है सोडियम ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन, सोडियम को हमेशा कैरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है। ये आपको 4 मार्क के लिए आएगा और आपको जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चंस में से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों में से आपको कोई भी 2 जो है वो सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट आप 4 पॉइंट्स जो है वो लिखिए पेपर के अंदर। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो इसका अगर मैं आपको ऑप्शन आंसर बताऊं तो सोडियम जो होता है वो एक तो होता है आपका हाईली रिएक्टिव, है ना, और वो पानी से बहुत ज़्यादा, पानी या एयर के साथ जो है वो जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए हम जो है सोडियम को किसके अंदर रखते हैं, पानी के अंदर सोडियम मेटल को भिगा के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, यानी अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी आँखों से 25 सेंटीमीटर की कम दूरी पर रखा हुआ है तो हम उसे आसानी से नहीं देख सकते। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक के ही अंदर है इसका आंसर। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए नॉर्मल आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज़ कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यानी आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमारी आँखें बिना आँखों पर स्ट्रेस दिए हुए जिन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इतने डिस्टेंस पर अगर कोई भी चीज़ है तो उसी चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। और हमारी आँखों के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी अगर 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक जो है अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। लास्ट में आपको वही क्वेश्चन वाला पॉइंट लिखना है, देयरफॉर वी कैन नॉट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट केप्ट ए लेस देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टंगस्टन मेटल इज़ यूज्ड टू मेक ए सेलेनॉइड कॉइल टाइप इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो सेलेनॉइड होता है, यानी जो इस तरीके से बल्ब के अंदर जो कॉइल होती है गोल 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 गोल, वो जो है टंगस्टन मेटल की क्यों बनी होती है, इसका आपको रीज़न बताना है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर है, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक जब करंट उसके अंदर से फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, जिसकी वजह से जो है हमको ऐसी कंडक्टर उसके अंदर यूज़ करना पड़ता है जो कि हाई रेजिस्टिव हो। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ द करंट, दिस वायर गेट्स हीटेड नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस एंड एमिट लाइट देयर। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम जो है सेलेनॉइड टंगस्टन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आसानी से मेल्ट नहीं होता और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3400 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर टंगस्टन मेटल इज़ यूज टू मेक ए सेलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसीलिए हम जो है सेलेनॉइड टाइप कॉइल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो गिव साइंटिफिक रीज़न है ये आपका एक पेज के अंदर जो है वो आना चाहिए। इस तरीके से आपका जो भी पेज है तो यहाँ पर एक आंसर इस तरीके से फर्स्ट वाला और आधे पेज में सेकंड आंसर। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का बी शुरू करेंगे
तो आपको ये नए पेज से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एनी 3, टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 में से आपको कोई भी 3 करना है। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट। यानी एक ऑब्जेक्ट को जो है प्लैनेट के ग्राउंड पर पहुंचने के लिए जो है वो 5 मीटर की हाइट से जो है उसको 5 सेकेंड लगता है। तो आपको यहाँ पे जी की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टाइम जो उसको डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये यहाँ पे 5 मीटर का हो रहा है। ये यहाँ पे मैंने मिनट लिख दिया, ये जो है 5 मीटर, ठीक है। और टाइम जो उसको लग रहा है वो कितना लग रहा है यहाँ पर, 5 सेकेंड। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी कितनी है, 0 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर जी की वैल्यू हमको क्या करना है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एस की वैल्यू जो है यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 है, वेलोसिटी यू यानी इसकी वैल्यू 0 है, टी यानी 5 है, हाफ की जगह हाफ है, जी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और टी का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो आपकी टर्म है 5 इंटू 0, ये पूरी टर्म आगे जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इतनी टर्म जो है वो सिर्फ आपकी यहाँ पर इतनी टर्म जो है यहाँ पर आपकी बच जाएगी, ये वाली टर्म, इतनी ये टर्म बच जाएगी। और ये टर्म की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 0 हो गई। तो यहाँ पर अब देखिए 5 जैसा का वैसा हाफ इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे जी को हम अलग रखेंगे, ये 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ गया, और 2 जो है ये डिवाइड में ही इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया जी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 अपॉन 25। 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पर जी की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 5, 2 अपॉन 5। तो जी की वैल्यू हम इसको डिवाइड करने पर आपको कितनी मिलेगी, 0.4। अब आपको यहाँ पर ये इसकी यूनिट जो है ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। सो आपको कुछ आंसर देना है, यानी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो सारे इसको जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसको हम प्लस कर देंगे, तो 2 + 8 + 2 यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 12। इसके बाद यहाँ पर टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, यानी ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 शेल है इसके अंदर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड शेल है। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट, और जो कि रिएक्ट करता है आयरन के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका FeSO4, और साथ में जो कॉपर है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट इट्स SI यूनिट एंड CGS यूनिट। यानी यहाँ पर जो है आपको एक मार्क जो है, एक मिनट, एक मार्क जो है यहाँ पर ये डेफिनेशन पर रहेगा, एक मार्क SI यूनिट लिखने पर रहेगा, आधा नंबर और आधा नंबर CGS यूनिट लिखने पर। यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट energy is raised to the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat of that object। यानी जब हम कोई भी यूनिट मास की जो है एनर्जी या टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं तो उस टाइम हमें जितनी एनर्जी लगती है उसी को ही हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की जो SI यूनिट है ये है जूल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम, और जबकि CGS यूनिट जो है वो है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर ध्यान देना है
कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर ये क्लियरली कह रहा है डॉट स्ट्रक्चर। तो और वो आपको ड्रॉ करना है मीथेन का और ईथेन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे पहले ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपका मीथेन, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे लिखना है मीथेन, है ना, CH4। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के हैं और 4 हाइड्रोजन के हैं। और इसी तरीके से ये है आपका स्ट्रक्चर ईथेन का, C2H6, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बी के अंदर जो है आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट जो है वो आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको टोटल जो है 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एनी 5 जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एस्केप वेलोसिटी इन डिटेल, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने एस्केप वेलोसिटी की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है ऑलरेडी। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन प्लैनेट विदाउट कमिंग बैक, है ना। यानी एस्केप वेलोसिटी वही होती है जो कि इतनी स्पीड या इतनी वेलोसिटी होना कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है पीछे छोड़ दें और ग्रेविटी के बाहर चले जाएं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारी जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी के साथ यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है, दैट इज़ अंडर रूट 2gm/r। तो यहाँ पर g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m यानी मास ऑफ अर्थ और r यानी रेडियस ऑफ अर्थ, ये यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे कुछ सब क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर लिखना है। सबसे पहला है राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी यहाँ पर आपके जो प्रॉपर्टीज़ है, एलिमेंट्स जो बना है वो आपके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बना है। अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप। तो यहाँ पे आपको पता है 7 पीरियड्स हैं और ग्रुप जो है वो कितने हैं, 18। अगला आपको बोला है राइट द वैलेंसी ऑफ हेलोजन। हेलोजन की वैलेंसी जो है वो 1 होती है। अब कैसे 1 होती है, जैसे आप सपोज करिए क्लोरीन अगर हमने लिया तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी क्लोरीन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पर जो वैलेंसी होती है हैलोजन्स की वो कितनी हो जाती है, 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर आपकी हीट जो है वो जाती है, एक्सोथर्मिक वो होती है जहाँ से हीट रिलीज होती है। यहाँ से ई एन से इन आप याद रखेंगे, इन यानी हीट अंदर जाएगी। यहाँ पे एक्सो का एक्स से आप याद रखेंगे एग्जिट, कि हीट जो है वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब आइए अब हम इसको इजीली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे पहली रिएक्शन है HCl में NaOH जब हम मिलाते हैं तो NaCl वाटर और हीट जो है वो निकल जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर हीट दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी यानी उसके अंदर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से छोटा सा ट्रायंगल का साइन जो है वो बना होगा, इसका मतलब कि वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट जो रिएक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको हीट रिलीज होती हुई दिख रही है तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई फिगर एंड राइट वन यूज़ ऑफ इट। यानी अब आपको यहाँ पे फिगर को आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज़ जो है वो आपको बताना है। सबसे पहली फिगर जो है वो फ्यूज़ वायर की है। अब फ्यूज़ वायर क्या काम करता है, यहाँ पर अगर यहाँ पे हाई करंट जो फ्लो होता है तो फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो रहते हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। नेक्स्ट जो यहाँ पर फिगर है वो आपको MCB दी हुई है। MCB का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम होता है कि जब करंट जो है वो अचानक से बढ़ जाता है तो इसके स्विच अपने आप ओपन हो जाते हैं, यानी ये जो है अपने आप इस तरीके से नीचे गिर जाता है और आपका जो सर्किट है वो
टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो ख़राब नहीं होते। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पर करंट को मेजर करता है, साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन भी हमें बताता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हमको 5 किलोग्राम वाटर दिया गया है और अगर हमको उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो हमें कितनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। और यहाँ पे C की वैल्यू है लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1 KCL या फिर 1 किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मास जो है वो आपका 5 किलोग्राम है। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपको 1 दी गई है, और डेल्टा टी की वैल्यू यानी चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू आप यहाँ पर जो हाइयर टेम्परेचर है उसमें से लोअर टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फॉर्मूला होगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, m इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 1 एंड डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 80। तो 5 इंटू 1 इंटू 80 दैट इज़ ये हो जाएगा आपका 400 किलो कैलोरी। ये यहाँ पे आपको यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके एक नंबर जो है वो रिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है राइट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, है ना, यानी कार्टेशियन साइन का। तो इसका आंसर भी आपको बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सॉरी इसका आंसर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है और कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब बेसिकली ये जो चार्ट है ये यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको सैटेलाइट का नेम दिया हुआ है, सैटेलाइट, और इसी के साथ यहाँ पर जो है इसके फंक्शन बताए गए हैं कि ये क्या फंक्शन करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगेन उसके जो है डिफरेंट फंक्शन बताए गए हैं। जैसे IRNS है ना, तो इसका काम है फिक्स लोकेशन पर ये रहता है और ये नेविगेशन में काम करता है, यानी मैप बताने के लिए। इसके बाद स्टडी वेदर, वेदर की स्टडी करना या वेदर को प्रेडिक्ट करना, ये काम इनसैट या फिर जीसैट सैटेलाइट्स का जो है रहता है, और ये वेदर के बारे में हमको रिपोर्ट देते हैं। इसी तरीके से अर्थ की ऑब्जर्वेशन, अर्थ को अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये जो है आपको बताता है IRS सैटेलाइट, और यहाँ पे इसका काम होता है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, है ना, इन सारी चीज़ों को वो बताता है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये आपके मेटलर्जी चैप्टर से आया है, और आपको जो है इसके लिए केमिकल इक्वेशंस लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रिएक्शन है यही आपकी थर्मिट रिएक्शन है। अगला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और अगली जो रिएक्शन है वो आपको लिखना है कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे FeSO4 और साथ में कॉपर जो है वो बनता है। तो इस तरीके से टोटल आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है टोटल आपको जो क्वेश्चंस है वो 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 8 में से आपको एटलीस्ट जो है कम से कम जो है वो 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क का आएगा, और आपको 5 में से कोई एक एनी वन जो है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्या बोल रहा है, ए रेनबो इज ए कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रूव दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए हमने टेक्स्ट बुक से कॉपी किया है यहाँ पर।
तो इसका आंसर जब हम बताएंगे तो सबसे पहले यही बताएंगे, रेनबो इज़ ए ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना, इट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ natural number of processes, it is combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of light. It can be seen mainly after rainfall. Small droplets of water acts as a small prism. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रेनबो होता है, रेनबो के अंदर कई सारे फिनोमेना जो है वो एक साथ काम करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो आपका जो पानी का ड्रॉप रहता है वो एज ए प्रिज्म जो है वो एक्ट करता है। व्हेन राइट लाइट रेज फ्रॉम द सन एंटर दीज ड्रॉपलेट्स इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स देन देयर इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर। यानी आप यहाँ पर देखेंगे अगर इस फिगर के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइट रेज है वो जैसे ही इसके अंदर जाती है ड्रॉपलेट के अंदर, तो ये अलग अलग उसमें बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको जो फिनोमेना देखने को लिए मिलता है ये है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेज है ये पूरी तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना है ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताता है। और इसके बाद जब ये ड्रॉपलेट से बाहर आती है तो देन आफ्टर वंस अगेन द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड वाइल कमिंग आउट द ड्रॉपलेट, ऑल दीज थ्री प्रोसेस टुगेदर प्रोड्यूस रेनबो। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब ये रेज जो है बाहर निकल रही हैं तब यहाँ पर वापस से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जो है एक तो अपना मीडियम भी चेंज कर रही है और अपना डायरेक्शन भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो एग्ज़ाम में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये डायग्राम भी आपको 5 मार्क के लिए बनाना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज़ आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और आपको एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और साथ ही साथ नेम लिखना है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक कार्बन है तो फार्मूला हो जाएगा C4H6। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप इसका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हैं। एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नॉनेन और 10 कार्बन है तो डीकेन। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर पूरे कार्बन और उसके मॉलिक्यूलर फार्मूलेज जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। तो आपका यहाँ पर जो एम होना चाहिए साइंस में, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपका एम ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 40 में से 35 नंबर जो है वो स्कोर करना है, ताकि साइंस 1 और साइंस 2 ये दोनों के अंदर 35 और आपकी इंटरनल मार्क्स जो रहेंगे वो आपके अगर 20 हो गए तो ये 70 और 20, इस तरीके से आप जो है 100 में से, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको आसानी से 100 में से 90 आप जो है स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी मेरे एक्सप्लेनेशन। सो आपका काम ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो।